अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए मैंने उस आदमी को मारा जो उसे तंग कर रहा था, और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मुझे लगा था बस एक साधारण मारपीट का केस है, स्टेटमेंट देके छूट जाऊंगा। पर पुलिस ने बताया कि मैंने उसकी एक किडनी फोड़ दी। उसके घर वाले 3,000 रुपये मुआवजे की मांग कर रहे थे, वरना केस करके जेल भिजवाने की धमकी दे रहे थे। उस जमाने में 3,000 मतलब 1,500 मुर्गियां। मेरे पास पैसे कहाँ से आते? बाप जल्दी चल बसे थे, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए मैं स्ट्रीट पर आवारा घूमता रहा। उन्होंने साफ कह दिया, पैसे नहीं तो बात नहीं। आखिरकार मुझे जानबूझकर चोट पहुंचाने के जुर्म में 4 साल की सजा सुनाई गई। जेल में पहले 2 महीने गर्लफ्रेंड कभी कभी मिलने आती थी, फिर कुछ दिन नहीं आई। जब वापस आई तो रंग उड़ा हुआ था, पेट भी छोटा हो गया था। तब पता चला कि उसके घर वालों को प्रेगनेंसी का पता लग गया था, और उन्होंने ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया। इस बार वो छुपकर घर वालों से बिना बताए सिर्फ मुझसे माफ़ी मांगने आई थी। मैं बहुत पछताया, खुद को थप्पड़ मारे, खुद को गाली दी। काश उस रात मैं बस थोड़ा मारकर छोड़ दिया होता, तो न मैं जेल जाता और न चिंगसी का अबॉर्शन होता। जब वो जाने लगी तो चिंगसी ने कहा वो मेरा वेट करेगी। मैंने शीशे से सटकर उसे देखा। मैंने दिल में कसम खाई, जब बाहर आऊंगा उसे अच्छी जिंदगी दूंगा। पर जब बाहर आऊंगा ये कितना मुश्किल होगा, ये तब नहीं पता था। 4 साल बाद मैं रिहा हो गया। बाहर आकर एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की जॉब मिली। खुद को थोड़ा साफ सुथरा किया, और काम की कमाई से एक डिब्बा गिफ्ट लेकर चिंकी के घर पहुंचा। चिंसी ने दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर खुशी थी। उसके पिता हॉल में टीवी देख रहे थे। उन्होंने पूछा कौन है। मुझे देखकर एक ठंडी हुंकार भरी और वापस टीवी देखने लगे। उसकी माँ किचन से निकली, मुझे देखा और वापस चली गई। मैं शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। चिंसी ने कहा वो लोग बस बिजी हैं, अंदर आ जाओ। फिर उसने मेरे हाथ से सामान लिया, टी टेबल पर रखा और मुझे सोफा पर बैठाया। चिंसी अभी बात शुरू ही करने वाली थी कि उसके पिता ने रिमोट से टीवी बंद किया और बोले, खाने पर मत बुलाना मुझे, कहकर कमरे में चले गए। आने से पहले मुझे पता था कि वो मुझे पसंद नहीं करते, पर इतना बुरा होगा ये नहीं सोचा था। सोचते रहा कि मेरी वजह से उन्होंने खाना छोड़ दिया। आखिर उठकर जाने लगा। चिंसी बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। बात पूरी होते ही उसकी माँ बाहर आ गई। जा रहे हो? तो ठीक है, चिंगसी जा इसकी मदद कर। मैं समझ गया, माँ चाहती थी कि चिंगसी रुके। चिंगसी बस गर्दन हिला सकती थी। आखिरकार मैं अकेला बाहर निकला और अपने छोटे से किराए के कमरे की तरफ चल पड़ा। उस वक्त स्ट्रीट लाइट्स भी कम थीं, दूर दूर पर एक एक। रास्ता धुंधला था। आगे क्या होगा कुछ साफ नहीं था। बर्तन धोने की जॉब में पैसे कम थे और काम बेहद बोरिंग। 4 साल पहले ऐसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था, पर अब मुझे इसकी आदत हो गई थी। शायद जेल में रहकर तबीयत जरा ठंडी हो गई थी। कोई 20-25 दिन बाद पहला महीने का पैसा मिला, सिर्फ 400 रुपये। मैं बाजार गया, 2 मुर्गियां और एक डिब्बा चाय पत्ती खरीदी और दूसरी बार चींसी के घर जाने निकला। रास्ते में एक ठेले पर संतरे देखे, 2 किलो और तुलवा लिए। हाथ अब भारी लग रहे थे, चलो कुछ तो है। सीढ़ियां चढ़ते हुए सोचा, इस बार खाना खाने का टाइम ना हो तो बेहतर है, सामान देकर चला जाऊंगा। चींसी ने दरवाजा खोला मुस्कुराते हुए, इतना सब कुछ क्यों लाए? ये मुर्गियां और चाय अंकल आंटी के लिए हैं, और ये सब आपके लिए। ठीक है, मुझे दो। उसने मेरे दाहिने हाथ का सामान लिया, जरा झांक कर मुर्गियों को देखा, फिर दोनों मुर्गियां किचन में ले गई। तभी माँ से उसकी बातें सुनाई दी। 2 मुर्गियां हैं, हाँ, अंडे देती हैं, शायद पहले पालते हैं। न्यू ईयर तक अगर अंडे नहीं दिए तो सूप बना लेंगे। माँ का मूड इस बार थोड़ा ठीक लग रहा था, पर दूसरी बार आया था, ज्यादा देर रहना ठीक नहीं, कहीं अंकल फिर कमरे में न चले जाएं। मैंने कहा, अंकल मैं चलता हूँ। चिंकी पिता ने मेरी तरफ देखा, जैसे ऊपर से नीचे तक जांच रहे हो। अभी चल दिए? मैंने तोड़ तोड़ कर कहा। आज सामान थोड़ा ज्यादा दे दिया, अब जाता हूँ, कहते हुए दरवाजा खींचा और बाहर निकल गया। दूसरी मंजिल तक पहुंचा ही था कि चिंगसी भागती हुई आई। मैं रुक गया। उसके हाथ में एक लाल प्लास्टिक का थैला था। उसने उसमें से एक जोड़ा दस्ताने निकाले। इतनी ठंड में तुम बर्तन ठंडे पानी से धोते हो, सिर्फ प्लास्टिक के दस्ताने मत पहनो, उसके अंदर ऊनी दस्ताने भी पहन लो, हाथ ठंडे नहीं होंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक मफलर भी बुनना शुरू किया था, पर पूरा नहीं हुआ। हो गया तो दे दूंगी। उस पर मेरी आंखें भर आईं, ऐसी अच्छी लड़की जिंदगी में दूसरी नहीं मिलेगी। शायद इतने दिनों से सब कुछ अंदर दबाया था, कंट्रोल नहीं हुआ और रो पड़ा। चिंगसी एक सीढ़ी ऊपर खड़ी थी। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे बच्चे को चुप कराते हैं। बोली, अरे अरे सब ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। देखा नहीं आज माँ का चेहरा कितना ठीक था? पिताजी ने भी रोका नहीं, वो तुम्हें मौका दे रहे हैं। ये सुनकर मुझे और रोना आ गया। उसके गले से लगकर खूब रोया। रोने के बाद जरा ठीक हुआ, सीधा खड़ा होकर बोला, अगली बार आऊँगा। ठीक है, अगली बार इतना सामान मत लाना, बस तुम आ जाओ। उसके बाद मैं नीचे उतरा, गली से निकला। इस बार घर जाने का रास्ता पहले से ज्यादा उजला लगा, और हाथ में दस्ताने थे, बिल्कुल ठंडे नहीं लग रहे थे। आगे मैं चिंकी के घर अक्सर जाने लगा। हर तीसरे चौथे दिन पहुंच जाता, पर अब गिफ्ट नहीं लाता था, बस कुछ बल्ब, पानी के पाइप जैसी जरूरत की चीजें लाता। चिंकी कभी रेस्टोरेंट आती तो बताती कहाँ का बल्ब नहीं जल रहा, पाइप से पानी टपक रहा है, बेड का बोर्ड चढ़ा रहा है। जो कुछ ठीक कर सकता था करता। चिंकी की माँ घर पर ही रहती थी। पिता एक गवर्नमेंट मैकेनिकल फैक्ट्री में काम करते थे। जब मैं जाता वो फैक्ट्री में होते तो टाइम का भी झंझट नहीं था।
शायद मेरे बार बार काम करने की वजह से माँ का रवैया मेरे साथ काफ़ी बदल गया था। एक दिन दोपहर में वाटर पाइप ठीक करके उठाई था कि माँ ने एक गर्म टॉवल लाकर मेरे हाथ मुंह पोंछ दिए। शुई, बहुत मेहनत की। मैं अंकल को बुलाती हूँ तो काम हफ्तों लटका रहता है। तुमने आकर सब ठीक कर दिया। रेस्टोरेंट में कोई ऑर्डर नहीं था क्या? नहीं थे, बर्तन भी धो दिए थे। खाली था। माँ ने एक लंबी सांस ली। अच्छा बच्चा है। शुई, चिंगसी ने मुझे सब बताया। उस दिन जो तुमने मारपीट की थी वो उस आदमी की गलती थी। उसने चिंगसी के साथ बदतमीजी की थी। तुमने उसकी मदद की। तुम्हारी अंदर की बात अच्छी है। मुझे बहुत शर्म आई। 15 साल से किसी ने नहीं देखा था मुझे। गलियों में आवारा घूमता रहा। सोचा नहीं था कि कोई मुझे अच्छा बच्चा कहेगा। तभी हॉल की चटखनी खुली और पिता की आवाज़ आई। अरे, दिवाली का सामान आ गया। देखा, उनके हाथ में चावल, तेल, मांस, मिठाइयाँ थीं। और हम आमने सामने। पिता ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? मेरी जबान बंद हो गई। उनसे हमेशा डर लगता था। कोई भी लड़का शादी से पहले गर्लफ्रेंड के बाप से नहीं डरता क्या? माँ बीच में आ गई। ये इतने दिनों से दोपहर की छुट्टी में आकर घर के काम करता है। वो जो बल्ब, फर्नीचर, पाइप खराब थे, खुद ठीक हो गए क्या? तुम घर आते हो तो बस टीवी देखते हो, घर का काम कभी नहीं किया। ये सब शो ही ने किया है। पिता की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। मुझे देखने लगे, मैं अनकंफर्टेबल हो गया। बहाना बनाया, शायद अब बर्तन आ गए हों, चलता हूँ। पिता ने रोका। मैं डर के मारे वहीं जम गया। पर उनका अगला जुमला था, शाम को घर आकर खाना खाना। फैक्ट्री से सॉसेस मिले हैं। उस पल पहले घबराहट, फिर हैरानी, फिर खुशी। और ना जाने क्यों रोने की इच्छा भी हुई। मैं झट से पलटा, झुक कर बोला, शुक्रिया अंकल। उन्होंने बस दाहिना हाथ हवा में ऊपर नीचे हिलाया। थोड़ा रुखाई से, थोड़ी अपनापन से बोले, ठीक है, जाओ। मैंने देखा चिंसी माँ के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। हम दोनों की आंखें मिली। फिर मैं काम पर लौट गया। सच में बहुत खुश था, बहुत। उस पल की खुशी सालों बाद याद करूं तो भी वो मेरे दिल का सबसे नरम कोना है। चाइनीज कैलेंडर के 97वें का आखिरी दिन, यानी न्यू ईयर्स ईव, चिंसी के घर पर गुजरा। जब उसने बुलाया तो मैं हिचकिचाया। न्यू ईयर्स ईव तो होती है परिवार की रात। मेरी वजह से माहौल बिगड़ जाए तो? पर चिंसी ने बताया, पापा ने खुद बुलाया है। पिछले महीने सॉसेज खाने आया था। तब वो सिर झुकाए खाते रहे, कुछ बोले नहीं। मैंने सोचा था शायद मेरी पसंद नहीं आया उनका खाना। पर चिंसी ने बताया, पापा ऐसे ही करते हैं, जोश में काम करते हैं, बात कम। वो कभी नहीं मानेंगे कि हम दोनों को ओके कर दिया है। पर वो मेरी राय मानते हैं। नहीं तो मैं तुम्हें जेल से निकलते ही घर कैसे बुलाती? तुम न्यू ईयर्स ईव पर 2 डिब्बे रेड पगोडा माउंटेन सिगरेट्स लाना, पापा को यही पसंद है। साथ में माँ के लिए एक जार शहद। न्यू ईयर्स ईव के दिन मैं सच में वही लाया। 2 डिब्बे सिगरेट्स और एक जार शहद। अंकल आंटी का चेहरा सच में खिल गया। घर में घुसते टीवी देख रहे हैं अंकल ने रिमोट से सिगरेट्स की तरफ इशारा किया। मुझे देखकर आंखें चमकाईं। मैंने झट से 2 डिब्बे उनकी तरफ बढ़ाए। अंकल, नया साल मुबारक। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। मैंने किचन की तरफ इशारा किया, आंटी के लिए लाया हूँ। ठीक है, जाओ। किचन में आंटी ने जार देखा, आंखें चमक उठीं। अरे वाह, देखो इस शहद का रंग कितना साफ है। मैंने झट से कहा, यह एकेशिया फ्लावर हनी है। सही है, अच्छी चीज़ है, फ्रिज में रखनी पड़ी। शुई, देखो कितना लाए हो, खाना खाने आए हो। आंटी जार लेकर फ्रिज की तरफ चल दी। चिंग की सब्जी काट रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराई, जैसे पूछ रही हो, काम आया ना? मैंने बस सिर हिला दिया। खाना लगा तो अंकल ने वाइट वाइन निकाली, आंटी से 2 गिलास मंगवाए। पूछा, पीते हो? मैंने अंगूठे और उंगली से सी का निशान बनाया, थोड़ा थोड़ा। शायद मैंने सी का मुंह जरा बड़ा कर दिया। अंकल की आंखें चमकी। इतना? 3-4 पैक तो होंगे, कहते हुए शराब ढाल दी। खाने में 6 सब्जियां और एक सूप था। एक डिश था कटा हुआ मसालेदार पिग स्ट्रॉटर, बहुत स्वादिष्ट था। चिंगसी ने मेरी बोल में खूब डाल दिया। पहले तो शर्म आई। अंकल बोले, खाओ, सिर्फ पीना ठीक नहीं, पेट के लिए अच्छा नहीं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर अंकल के साथ पीता रहा। एक गिलास होता अंकल और डाल देते। बाद में अंकल ने थोड़ा पूछा, शायद शराब की वजह से दिल की बात जुबान तक आ गई। मुझे पता है तेरे पिता जल्दी चले गए, माँ ने दूसरी शादी की। ये कब हुआ? पिताजी तब गए जब मैं 13 का था। माँ ने 14 साल की उम्र में मुझे छोड़ दूसरी शादी कर ली। फिर दादाजी ने पाला, 89 में वो भी चले गए। घर में और कोई है? कोई नहीं। घर था नहीं, पैसे थे नहीं। माँ साथ घर ले गई थी। तब मैंने बोतलें बेची। फिर आवारों के साथ घूमने लगा। थोड़ी बहुत चोरी भी की। इतना बोलते ही चिंशी ने मेज के नीचे से मेरी टांग पर हाथ मारा। मुझे समझ नहीं आया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने फिर हाथ मारा और आंखों से कुछ इशारा किया। मैं तब भी नहीं समझा। तभी अंकल ने गिलास मेज पर पटका और चिंसी से बोले, क्या कर रही है? शर्म आ रही है? कैसे शर्म? जवां उम्र में कौन गलती नहीं करता? छोटी मोटी चोरी क्या होती है? तुझे शर्म आती है तो तू इसे ढूंढ ही क्यों रही है? शुई प्यू। तभी मुझे समझ आया, चिंसी डर रही थी कि अंकल गलत न सोचे। मैंने गिलास उठाया। अंकल ने मुझे खाना परोसते हुए कहा, पहले मजबूरी थी, कोई चारा नहीं था। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर की बात अच्छी है। चिंगसी ने मुझे बताया, उस दिन तुमने उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि उसने चिंगसी के साथ बदतमीजी की। यही करना चाहिए। मर्द को कभी कभी मर्दाना काम करना पड़ता है। फिर थोड़ा रुक कर गिलास उठाया। मैंने भी उठाया। वो बोले, पर तब जोश में आकर समझ नहीं थी। अब उम्र हो गई है, समझदारी आनी चाहिए। जेल गए उन 4 सालों में घर वालों का क्या होता?
अभी तुम्हारे घर वाले नहीं थे, मैं जानता हूँ, पर आगे होंगे तो तुम अंदर तो घर कैसे चलेगा, सोचना पड़ता है। मेरी नाक भर आई, सिर हिलाते रहा। अंकल ने मेरी लाल आंखें देखीं, एक गहरी सांस ली और पीठ थपथपाई। जवां उम्र में गलती होती है, गलती हो तो सुधरना पड़ता है। मेरी इकलौती बेटी है, जल्दी नहीं देना चाहता था, पर उसकी भी उम्र हो गई है। जवां लोगों को जल्दी घर बसाना चाहिए, जिंदगी में कुछ आस होती है। बहुत कुछ कहा उस रात, पर एक बात याद रही। जब चींची ने मुझे टिश्यू से नाक पोंछी, मैंने सिर उठाया और अंकल से कहा, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है। अंकल ने एक जोरदार थपाक मारी मेज पर, उठे और चींची के कमरे की तरफ उंगली उठाई। पैसे ज्यादा हो तो अलग तरह से जिंदगी गुजरती है, कम हो तो कम है। मैं बेटी तुम्हें दे रहा हूँ इसलिए नहीं कि तुम अमीर हो, इसलिए कि तुम सीधे हो। चिंसी का कमरा काफी बड़ा है, वेडिंग रूम के लिए उसे ही रख लेना। डाउरी नहीं चाहिए, रिसेप्शन में नहीं। नए साल के बाद रजिस्ट्रेशन कर लो। अब मुझे पापा बोलो। मैं सुनकर हिल गया। बचपन से इतना इमोशनली नहीं रोया था। मैं उठा और उन्हें कसकर गले लगा लिया। एक जोर से पुकारा, पापा। मुझे याद है, मैं खुशी में पाँव पटक रहा था। बाद में थोड़ा ज्यादा पी लिया, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। बस याद है कि आंख खुली तो अगला दिन था, चिंसी के कमरे में। बाद की बात ज्यादा लंबी नहीं। न्यू ईयर के बाद हमने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, किराए का कमरा छोड़ दिया। रेस्टोरेंट पर पहले दिन कॉलीग्स और बॉस को मिठाइयाँ बांटी। बॉस की वाइफ ने पूछा, क्या हुआ? मैं शर्माते हुए बोला, मेरी शादी हो गई। बॉस ने मेरी पीठ थपथपाई। शादी हुई और हमें बुलाया नहीं? सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। मैं झुककर बोला, रिसेप्शन नहीं हुई, बस रजिस्ट्रेशन किया। बॉस की वाइफ रेस्टोरेंट चलाती थी, दुनियादारी समझती थी। एक लंबी सांस लेकर चली गई। मेरा मन उलझा था। पलटा पीछे जाकर बर्तन धोने का। उसी शाम जब काम खत्म हुआ, बॉस की वाइफ ने काउंटर के पीछे से मुझे धीरे से बुलाया। शादी हो गई, अब जिम्मेदारी है। बर्तन धोने में कितना कमाओगे? कल से किचन में आ जाओ हेल्पर की तरह। पहले कम मिलेगा, पर काम सीखोगे तो सैलरी बढ़ेगी। मैं सुनकर भर आया, शुक्रिया। उन्होंने एक एनवेलप थमाया। शादी बड़ी बात है, अचानक हुई, कुछ तैयार नहीं था। ये लो, साथ में दुआएं। उस पे लिखा था, लाल किस्मता। मैं जान गया, उन्होंने अभी अभी पैसे रखे थे। और ये 2 बोतलें शराब, अपने ससुर को दे देना। वो अच्छे इंसान हैं, उनका ख्याल रखना। जी जरूर। घर जाते वक्त एनवेलप खोला। 400 रुपये, 1 महीने की तनख्वाह। चींची को दिए। इतने सारे? बॉस की वाइफ ने दिए। कहा, नई नौकरी भी दे रही हैं, किचन में आगे सैलरी बढ़ेगी। चींची मुस्कुराई। देखो, जिंदगी बेहतर होगी, तुम मेहनत से काम करो। माँ ने आज सुबह खुशी के लिए स्टिकर लगाए और लाल रंग का बेडशीट सेट भी लाई। जाकर कमरा देखो, सब लग गया है। मैंने कहा, हमारी माँ? चिंसी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर मेरी गोद में मुंह छुपाकर हंसने लगी। हाँ, हमारी माँ। 99 के मई तक मैं रेस्टोरेंट का छोटा शेफ बन गया। हर महीने 700 से ज्यादा तनख्वाह, और रात को घर आते वक्त खुद बनाई डिशेस लाता। 1 साल से ज्यादा हो गया था। ससुर के साथ मैं एक घर के आदमी जैसा रहता। पड़ोसी घर जमाई कहते, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर नहीं था मेरा, यहाँ मिला, इसमें क्या बुराई? एक शाम घर लौटा तो ससुर सास डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर खुशी थी, चिंसी को देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, पर जैसे घर में घुसा, सबने मुझे देखकर मुस्कुराया। सास ने हाथ हिलाकर बुलाया। मैं थोड़ा मोटा भी हूँ, इतना हिंट काफी था। माँ, चिंसी को बच्चा है? सास ने कई बार हाँ में सिर हिलाया। मैं झट से चिंसी के पास गया। सच में? उसने भी सिर हिलाया। हाँ, शाम से कई बार उल्टी हुई। माँ कल हॉस्पिटल ले जाएंगी चेकअप के लिए। उस वक्त खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस साल मेरी उम्र 28 थी, लग रहा था जिंदगी की पीक पर हूँ। 6 साल पहले का वो मैं जो कुछ नहीं था, अब स्टेबल जॉब है, घर है, माँ पिताजी हैं, वाइफ है, और जल्द ही बच्चा भी होगा। मुझे सच में लगा जिंदगी पूरी हो गई। बहुत चाहा था कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, भले सालों बाद कुछ बड़ा हो जाऊं। वो पल जो उस रात था, उसकी खुशी हमेशा दिल में अनमोल रहेगी। पर आप जानते ही हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। शायद उस वक्त बहुत ऊपर था, इसलिए बाद में गिरा भी बहुत बुरी तरह। याद करूं तो मेरी जिंदगी में 4 बड़ी मुसीबतें आईं। पहली, 93 में जेल। दूसरी, चिंगसी को खोना। 2000 के जनवरी में न्यू ईयर था। उस साल रेस्टोरेंट में खूब काम था। आमतौर पर रात 9 बजे छुट्टी मिलती, उन दिनों रात 2 बजे तक काम होता। घर आते आते 3 बज जाते, फिर सुबह 10 बजे वापस रेस्टोरेंट। जिंदगी में अपना वक्त नहीं था। थका देने वाला था, पर तनख्वाह अच्छी मिल रही थी। रेस्टोरेंट कमा रहा था। बॉस की वाइफ हर महीने बोनस देती। पैसे लेकर घर आता तो चिंगसी हैरान होती। मैं बस पसीना पोंछता। हाँ, इन महीनों में बिजनेस अच्छा था, बोनस ज्यादा मिला। ऐसे ही 2 साल और किया तो हम घर खरीद सकते हैं। इतना आसान नहीं, घर के दाम रोज बढ़ रहे हैं। कुछ सालों में ये पैसे शायद काफी नहीं होंगे। तुम्हारे लिए कुछ न्यूट्रिशन का सामान ले आओ। प्रेगनेंसी में बहुत कुछ झेलना होता है। अभी 7 महीने हुए हैं, 7 महीने पूरे नहीं हुए, 10 दिन और बाकी हैं। मेरी ब्रेन तो याद नहीं रखती। कल चेकअप पर माँ के साथ चली जाओ। रेस्टोरेंट में बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बाहर के रिश्तेदार के यहाँ मॉर्निंग है, माँ सुबह ही निकल गई हैं। ठीक है, चिंता मत करो, कल देखती हूँ, जरूरी लगा तो जाऊंगी। मुझे थोड़ी चिंता हुई। सच में कोई बात नहीं।
अरे देखो मेरा पेट कितना हेल्दी है। ये कहते हुए बेड पर बैठी चिंकी ने पीछे से मेरी कमर भर ली। पहला बच्चा है, डर लग रहा है। मैं पलटा, धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। डरो मत, अगर सच में बहुत दर्द हो तो सी सेक्शन करवा लेंगे, तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। नहीं, पड़ोसी ने बताया था सी सेक्शन से बच्चा कम स्मार्ट होता है। मुझे अपना बेटा स्मार्ट चाहिए, बड़ा होकर विदेश पढ़ेगा, बड़ी कंपनी खोलेगा। हाँ जरूर होगा। तुम इतने अच्छे कैसे हो? तुम भी हो। तुम इस जिंदगी में मिले सबसे अच्छे इंसान हो। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भारी दिन था। दोपहर रेस्टोरेंट में रश था, मैं बिजी था। तभी बॉस की वाइफ को एक कॉल आई। वो तेजी से किचन में आई और मुझे बुलाया। शुई शुई, क्या हुआ बॉस? रुको, तुम्हारे ससुर के ऑफिस से कॉल आया है, तुम्हारी वाइफ चेकअप जाते वक्त रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सिटी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, जल्दी जाओ, दूसरी मंजिल। मैंने स्पैचुला फेंका और दौड़ पड़ा। जो टैक्सी मिली पकड़ ली, पर हॉस्पिटल पहुंचकर भी कुछ नहीं कर सका। देखा, ससुर ऑपरेशन रूम के बाहर चक्कर काट रहे थे। मैं पूछने गया, पा क्या हुआ? उन्होंने सिर हिलाया। उन्हें भी हॉस्पिटल में बुलाया था, पूरी बात नहीं पता था, क्या हो रहा है पता नहीं। ऑपरेशन रूम से एक नर्स निकली। मैं रोकना चाहता था, पर उसने बस इतना कहा, मरीज की सर्जरी हो रही है, वक्त की जिंदगी है, और जल्दी से बाहर चली गई। कुछ मिनटों में एक डॉक्टर लेकर वापस आई, ऑपरेशन रूम में घुसी। मैं बेचैन था। ससुर ने सीना पकड़ते हुए कहा, मुझे पहले हाई ब्लड प्रेशर था, ब्लड वेसल फट गया था, तब भी इतने डॉक्टर्स नहीं आए थे। अंदर माजरा क्या है? ये सुनकर मैं और घबरा गया। एक बाहर रहने वाली नर्स के पास गया। मेरी वाइफ अंदर है, टीवी में तो दिखाते हैं डिलीवरी में हस्बैंड अंदर जा सकता है। नर्स ने कहा, टीवी में डिलीवरी होती है, अंदर डिलीवरी नहीं हो रही, इमरजेंसी है। ये सुनकर मेरा आधा दिल डूब गया। चिंकी ने तो कहा था चेकअप के लिए जाऊंगी, ये कैसे हॉस्पिटल पहुंची? हम काफी देर इंतजार करते रहे। शाम ढलने लगी तो ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया, चेहरा गंभीर था। पूछा, क्या आप दोनों पेशेंट के घर वाले हैं? हमने हाँ कहा। डॉक्टर ने एक कंसेंट फॉर्म निकाला। मरीज 7 महीने की गर्भवती है, इससे पहले भी एक अबॉर्शन हुआ था, आज गिरने से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, प्रीमैच्योर डिलीवरी की सिचुएशन है, पेशेंट को बचाना मुश्किल है, हम बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप में से कोई फॉर्म पर साइन करे। ये सुनते ही मैं साइन करने से मना कर दिया। ससुर ने गुस्से में कहा, बचाना मुश्किल है मतलब? ये इतना सीरियस कैसे हो गया? पेशेंट का पहला अबॉर्शन किसी रेगुलर हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, सिचुएशन बहुत डेंजरस है। ये सुनकर ससुर का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने उन्हें देखा, पर उस वक्त रुकने का मौका नहीं था। डॉक्टर, अगर मैं साइन करता हूं तो क्या आप मेरी वाइफ को छोड़ देंगे? हम कोशिश करेंगे, उम्मीद है तो जरूर बचाएंगे। मैंने हाँ की। प्लीज, माँ को बचा सकते हो तो माँ को बचाना। डॉक्टर फॉर्म लेकर ऑपरेशन रूम में गया। 1 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का लाइट ग्रीन हुई। नर्स ने अंदर बुलाया, तब मैंने देखा टूटती हुई चिंगसी को और उसके पास एक नवजात बच्चे को। मैं थम गया। आवाज सुनी, बहुत कमजोर थी, शुई पिताजी। हम दोनों दौड़े, उसका हाथ पकड़ा, पर उसकी आंखें अब देख नहीं पा रही थीं। शुई, मुझे खुद ही नहीं जाना चाहिए था, मेरी गलती है। डॉक्टर जो बोल रहे थे सब सुना। बच्चा बॉय है, आगे मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, उससे दूसरी माँ मत लाना, मुझसे वादा करो। मैं रो रहा था, आंसू थम नहीं रहे थे। मुश्किल से बोला, ठीक है, मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं, आप चैन से रहना, लंबा जियो। माँ को मेरा बोलना, मुझे उनकी बनाई स्वीट एंड सावर रिब्स बहुत पसंद थी, वो ये डिश अपने पोते को जरूर खिलाए। ससुर का रोने का भी दम नहीं था, होंठ कांप रहे थे। ठीक है, सब होगा जैसे तू कहती है। शुई, बेटे का नाम क्या रखोगे? मैंने मना किया, मुझे नहीं पता, मैं बहुत बुद्धू हूँ। रुको, तुम ही नाम रखो, शुयुन रखो। चाहती हूँ आगे जाकर उसमें हुनर हो, कामयाब हो, अमीर हो, होगा ज़रूर होगा। दूसरी माँ मत लाना, माँ पापा का ख्याल रखना, हमेशा मुझे प्यार करते रहना। मुझसे रहा नहीं गया। चिंगसी, मत जाओ, तुम मत जाओ, मैं जो कहोगी करूँगा। उसने इस बार जवाब नहीं दिया। और फिर हार्ट मॉनिटर से एक तेज़ आवाज़ आई। उस रात मैंने एक ही पेन से डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों पर साइन किए, शुयुन को रजिस्टर किया। थोड़ी देर बाद नर्स बच्चे को नर्सरी ले गई। ससुर मॉर्चुरी में रो रहे थे। मैं काफ़ी देर चुप रहा, फिर उठा, बाहर की तरफ चला। पापा, इसका हिसाब मैं आपको दूंगा। ससुर ने मुझे रोका। कहाँ जा रहे हो? मैं उससे पता किया, किसी ने चिंकी को धक्का दिया था, मैं देखने जा रहा हूँ कौन था। पुलिस को बुलाओ, उन्हें करने दो। नहीं, ये काम मैं करूंगा। ससुर चाहे जितना चिल्लाते रहे, मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैंने ससुर को आधी बात बताई थी। सच ये था कि चिंसी को 4 लड़कों ने धक्का दिया था। अगर पुलिस को बुलाता तो उन चारों पर बड़ा केस नहीं बनता, शायद प्रूफ भी नहीं होता। पर यह सब ऐसे छोड़ना भी नहीं था। 4 साल जेल में रहा था, वहां बहुत लोगों से जान पहचान हुई। उनसे सर्कल की जानकारी ली, पूछा कि कोई 4 लड़के हैं क्या जिन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत को धक्का दिया, वो घायल हो गई। उन्होंने एक बार का एड्रेस दिया और चारों के नाम। मैं उस गली में चला, किसी के एल्यूमिनियम फ्रेम के गेट पर लगी एक स्टील रॉड खींच ली। बाहर पहुंचा, दरवाजे पर सिक्योरिटी था। मैंने रॉड को स्लीव में छुपाया और अंदर घुस गया। अंदर जाकर काउंटर पर जाकर पूछा, कागज पर लिखे नाम दिखाए। उसने एक तरफ इशारा किया। मैं उनके सामने गया, कागज निकाला, एक एक नाम पढ़ा और पूछा, क्या तुम ये लोग हो? उनमें से एक बड़े एटीट्यूड में बोला, तू कौन है? मैंने पूछा, बस बताओ, तुम ही हो?
हाँ हम ही हैं। मैंने सिर हिलाया, सही लोग थे। फिर रॉड निकाली और जो पास था उस पर मारना शुरू किया। उस दिन मैं बार में हंगामा किया। सिक्योरिटी वाले ऊपर आए, पर तभी एक आदमी बीच में आया और उन्हें रोका। ये उसी प्रेग्नेंट औरत का पति है जो मर गई। सिक्योरिटी वाले फिर सच में नहीं रोके, बस रोकने का नाटक करते रहे। काफी मशक्कत के बाद चारों को गिरा दिया। फिर मैंने चारों का बायां हाथ तोड़ दिया। चाहे दाएं हाथ से धक्का दिया हो या बाएं से, मुझे नहीं पता। दोनों में से बायां तोड़ दिया। दाहिना छोड़ा, खाने पीने के लिए काम आएगा। बार के कस्टमर्स आधे भाग गए, बाकी तमाशा देख रहे थे। मारने के बाद वहीं बैठ गया। पता था किसी की जगह में हंगामा किया है, नतीजा तो भुगतना होगा, पर मारना जरूरी था। भाइयों, रोका नहीं, यही बड़ी बात थी। शुक्रिया। सिक्योरिटी वालों को सिगरेट दी। वो आदमी जो बीच में आया था, शायद वो उस बार का मालिक था। मुझसे बोला, किसी ने आज मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम आने वाले हो। तुम्हारी बात पूरे सर्कल में है। भाई, बच्चा हॉस्पिटल में है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस एक ग्लास टेबल टूटी। मैं उन चारों से हिसाब लूंगा, तुम जाओ, बच्चे को देखो। मैंने हैरानी से उसे देखा, फिर दोनों हाथ जोड़े। भाई साहब शुक्रिया। फिर उन लोगों ने मुझे सहारा देकर बाहर पहुंचाया। हॉस्पिटल आया तो ससुर बाहर बेंच पर सोए हुए थे। उनके पास बैठ गया, चिंकी के साथ रात गुजारी। अगले दिन सास को खबर मिली, वो हॉस्पिटल भागी आई। आते वक्त गिर पड़ी, नाक से खून आ रहा था, घुटना भी छिल गया था। हमें देखते ही बोली, चिंकी कहाँ है? ससुर जो जरा संभल चुके थे, सास के सवाल से फिर टूट गए। कुछ देर सिसकते रहे, फिर बोले, मेरी गलती है। डॉक्टर ने बताया पिछले अबॉर्शन की वजह से ये हुआ। अच्छी भली लड़की चली गई। सास ये सुनकर बेहोश हो गई। ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया, जान का खतरा हुआ। उन्हें वार्ड में भर्ती कर दिया। ससुर सास को देख रहे थे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक सूट बूट में आदमी था। हमने देखा, पहचाना नहीं, इग्नोर कर दिया, पर उसने मेरा नाम लिया। क्या शुई साहब यहाँ हैं? मैं हैरान कर पलटा। आदमी को जांचा, पहचान नहीं आई। पापा, शायद मुझसे कुछ काम है। एक मिनट, तुम्हें याद है जब जेल से निकला था तो मैंने क्या कहा था? हाँ याद है। अब मैं एक घर वाला इंसान हूँ, सोच समझ कर चलूंगा। हॉस्पिटल के बाहर एक छोटे पार्क में सूट वाले ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम लियू बाओ है, सर्कल में मुझे लियू भाई कहते हैं। जिन चार लड़कों को तुमने मारा वो मेरे आदमी हैं। मैंने सिर झुकाया। मैंने तुम्हारी बात सर्कल में सुनी है। मेरा बड़ा काम है। क्या तुम उनसे हिसाब लेने आए हो? नहीं भाई, गलत फहमी हुई। चाहो तो उन चारों का दूसरा हाथ भी तुड़वा दूंगा। जरूरत नहीं, दाहिना रहने दो, खाने के काम आएगा। इस सब में मेरी गलती है, मेरे आदमियों ने गलत किया। तुम्हारी वाइफ की बात मेरे कारण हुई। ये 1,000 रखो, कम है पर थोड़ी मदद है। मैं हैरान था, इस शहर में बड़ा नाम रखने वाला ये आदमी झुककर मुझे पैसे दे रहा था। मैंने नहीं लिए। लगा अगर लिए तो बात बिगड़ जाएगी। लियू भाई ने पैसे मेरे हाथ में ठूस दिए। यार, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है। सभी कहते हैं तुम में दम है, ऑनेस्ट हो। चार के खिलाफ अकेले अड़े और बस बायां हाथ तोड़ा, जान नहीं ली। ये बड़ी बात है। आज के ज़माने में ऐसे लोग कम हैं। जानता हूँ तुम्हारी फैमिली है, पर बच्चे होते हैं, खर्च होता है। मेरे साथ काम करो, कभी कमी नहीं होगी। मैंने पैसों की तरफ देखा, मना किया। लियू भाई, माफ़ी। आपके सामने शर्म आती है। मैं शेफ़ हूँ, ज़िंदगी ठीक है। और वाइफ ऊपर चली गई, वो नहीं चाहती कि मैं सर्कल में रहूं। ये सुनकर लियू भाई ने सिर हिलाया। ठीक है, ये मेरा कार्ड रखो। कभी कुछ हो, इस जगह आकर मिलना। बस अपना नाम बोलना, मुझ तक पहुंच जाओगे। जो हो सकेगा करूंगा। उन्होंने कार्ड दिया, मैंने ले लिया और शुक्रिया कहा। उस रात चांद बहुत दूर था। चींसी के कपड़े निकाले, तह किए, उसके बुने हुए दस्ताने और मफलर पहने। उसकी याद आई जब वो पीठ पर मेडिकेटेड पैच लगाती थी, जब प्रेग्नेंट थी और उल्टी से खाना नहीं खा पाती थी, जब मैं थक कर उसकी गोद में सिर रखकर रोता था। मैं उसके साइड की बेड साइड पर बैठा रहा घंटों। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो चली गई। पलट कर देखा, बेड खाली था। बहुत तकलीफ हुई। पहले नहीं पता था कि किसी की याद में दर्द होता है, और पता चला दिल को चीर देता है। रात भर कई बार रोया। चिंगसी के बिना जिंदगी नहीं हो सकती थी। एक्सेप्ट 2000 का न्यू ईयर सबसे कठिन था। चिंगसी ने प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए ऊन के कपड़े, जूते, टोपी बुनी थी। न्यू ईयर पर सब पहनाए। मैं शुयन को उठाए चिंगसी की तस्वीर के सामने खड़ा था। वाइफ, देखो हमारा बेटा। आंखें बिल्कुल तुम जैसी हैं। कहते वक्त दिल भारी था, यहां तक सास की रोने की आवाज भी सुनाई दी। पर यह बताना जरूरी था, आगे भी हर साल उसे रिपोर्ट दूंगा, उसे चिंता नहीं होनी चाहिए। एक शाम घर आया तो ससुर डाइनिंग टेबल पर बैठे दारू पी रहे थे। मैं थोड़ा खाना लाया था, उनके पास बैठा। उन्होंने एक पासबुक निकाली। मेरी आंखें फैल गईं। पापा, ये क्या? उन्होंने हाथ उठाकर कहा, बोले 2 साल में रिटायर हो जाऊंगा। हम दोनों ने सेविंग्स की आदत रखी। पहले बेटे के लिए जमा किए, वो नहीं रहा। फिर बेटी के लिए, वो भी चली गई। अब बचाने की ताकत नहीं रही। तुम मर्द हो, अब बाप भी हो, जिम्मेदारी उठाओ। ये पैसे तुम रखो, चाहे बिजनेस करो चाहे बचाओ। पापा, आप और माँ रखो अपने बुढ़ापे के लिए। उन्होंने पीकर मुझे थम्स अप दिखाया। जेल से निकले तब से अब तक सच में बहुत अच्छा किया है। तुम्हें मैं अपना बेटा मानता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। ये पैसे साथ नहीं जाते, बेटे को दे दो तो ही ठीक है। तभी सास भी आई। तुम्हारे पिताजी का सुनो, हम एक परिवार हैं। कहते हो पासबुक मेरे हाथ में थमा दी। मैं फिर चुप हो गया। तब समझा, चिंगसी
इतनी समझदार क्यों थी? इतने अच्छे घर में पली थी। शर्म से नाक भर आई। शुक्रिया पापा, शुक्रिया माँ, मैं आपकी खिदमत करूंगा। रेस्टोरेंट से मैंने जॉब छोड़ दी। जाने के दिन बॉस की वाइफ रो रही थी। शुई, भगवान ने सही नहीं किया। अच्छे लोगों के साथ क्यों ऐसा होता है? कोई मुश्किल हो दीदी के पास आना, मदद करूंगी। बाद में ससुर के दिए पैसे और लियो भाई के दिए पैसे मिलाकर एक छोटा ढाबा खोला। नूडल्स, वॉन्टॉन, चावल, डिशेस बेचने लगा। नाम रखा शूजी। छोटी जगह, बस एक 5 एक 6 सीट्स। अकेले सब करता था। एक दिन की नेट कमाई करीब 80 रुपए। 80 कम मत समझो। 2000 में डेली वेज वर्कर 30 कमाता था। मैं 2.5 गुना ज्यादा कमा रहा था। एक महीने में कुल मिलाकर 2500 रुपए। पहले जब शेफ था तो उस तनख्वाह से 3 गुना। ऐसे ही काम करते रहा, उत्साह भी था। 7-8 महीने बाद अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करता था तो बिजनेस और अच्छा हुआ। उस वक्त हर महीने 3,000 से ज्यादा कमा रहा था। सितंबर 2000 में तीसरी बड़ी मुसीबत आई। 93 में जिसकी किडनी मैंने तोड़ी थी, 7 साल बाद वो फिर मिला। सॉन्ग रेंटो नाम था उसका। उम्र में ज्यादा लग रहा था, मोटा हो गया था, सिर घुटा था। वो उस दिन अकेला दुकान में आया। मेन्यू देखा, सिग्नेचर वॉन्टन ऑर्डर किया। पहले मैं उसे पहचाना नहीं था। वॉन्टन देने गया तब उसने पहचाना। अरे, जाना पहचाना चेहरा। तब मुझे समझ आया। पर मैंने सिर झुकाया, कुछ नहीं बोला। छोटा ढाबा है, झगड़ा नहीं करना था। बहुत दिनों बाद मिले। ये वॉन्टन खाओ, गर्म है। किस्मत बड़ी है, फिर मिला दिया। तुम्हारी वजह से एक किडनी गई। सॉरी। बस इतना? एक किडनी के साथ कैसी जिंदगी होती है जानते हो? हर तीसरे दिन कमर दर्द होता है। ये सब तुम्हारी वजह से है। मेरी गलती थी। 4 साल जेल भी काटी। दोनों का हिसाब बराबर है। तो उसने वॉन्टन बोल फेंक दी। मेरी तरफ उंगली उठाई। आज मिल गए तो ये दुकान चलने दूंगा, मैं खुशकिस्मत नहीं, कहकर चला गया। दूसरे दिन सुबह से शाम तक ठीक रहा। दोपहर करीब सॉन्ग रेंटो एक टोली लेकर आया। अंदर बैठ गए, ताश खेलने लगे। कोई कस्टमर आता तो उसे भगा देते। मैं किचन में खड़ा रहा, कुछ नहीं कर सका। वो पूरी शाम खेलते रहे, जाने का नाम नहीं लिया। पुलिस बुलाने की सोची, पर उस वक्त मेरे पास फ़ोन नहीं था, दुकान में भी नहीं था। सोचा शायद कल वो नहीं आएंगे, पर अगले दिन वो और जल्दी आ गए। 8 बजे सुबह। 2 डज़न बियर, मूंगफली, चिप्स और महाजोंग लेकर मेरी दुकान को सीधे चेस पार्लर बना दिया। उस दिन भी पूरा दिन खेलकर रात 9 बजे गए। ससुर को बताने की हिम्मत नहीं थी, घबराते। सोचा सॉन्ग रेंटू का गुस्सा ठंडा होगा तो बंद हो जाएगा। पर 10-15 दिन हो गए, वो रोज आते रहे। मुझे हैरानी हुई, ये लोग काम नहीं करते। बाद में पता चला सॉन्ग रेंटू एक रिच ब्रैट था, घर में पैसे थे, रिश्तेदारों में बड़े बड़े लोग थे, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं। ये जानकर दिल डूबा। मैं उससे जीत नहीं सकता था। तभी पुलिस को रिपोर्ट किया, उम्मीद थी कल आकर उन्हें हटा देंगे। पुलिस आई, डांट फटकार लगाई। सॉन्ग रेंटू हंसते हुए निकल गया, पर पुलिस के जाते ही वो फिर प्रकट हुआ। उसने उंगली उठाकर कहा, पुलिस बुलाने से क्या होगा? हमने किया क्या? रिपोर्ट करने से हमारा कुछ नहीं होगा। उस पल समझ आया, बुरे आदमी से डर नहीं, बल्कि उस आदमी से डरो जो बुरा भी हो और कानून भी जानता हो। मैं खुद से नाराज हुआ, काश पढ़ लिख लेता। मैंने पासबुक देखी, एक महीने में मटेरियल और रेंट मिलाकर 6,000 का नुकसान हो रहा था। दिल में आया बंद कर दो, पर बंद करूंगा तो घर वालों को क्या बताऊंगा? सॉन्ग रेंटो की वजह से हुआ ये नहीं कह सकता था। घर में बड़े बूढ़े हैं, कहीं झगड़ा ना हो। सॉन्ग रेंटो जैसे से पंगा नहीं लेना। घर वालों की तबीयत ठीक नहीं, चिंगसी को क्या जवाब दूंगा? बहुत सोचकर मैंने बीमारी का बहाना किया। सोचा कुछ दिन दुकान बंद रहे तो वो शायद भूल जाए, पर गलत सोचा। मैं बेड पर था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सास शुयून को लेकर गई थी। उन्होंने खोला और मुस्कुराते हुए बोली, क्या शूजी का ओनर है? आज दुकान बंद है क्यों? सास ने कस्टमर समझकर खुशी से ले जाने लगी। मेरे दामाद बीमार हैं। मैं भागकर बाहर आया। सॉन्ग रेंटू, क्या काम है? बीमार नहीं लगते। दुकान क्यों बंद है? मैं कुछ नहीं बोल सका, बस कपड़े पहने और बोला, अभी खोलता हूँ, क्या खाना है? सॉन्ग रेंटू जोर से हंसा। वाह, आपके हाथ का खाना बड़ा अच्छा है। आपकी दुकान के बिना एक दिन भी नहीं जी सकते। सास मुस्कुराई, हमारे दामाद की तारीफ, शुक्रिया। मैंने उन्हें एक फोर्स्ड स्माइल दिया। फिर सॉन्ग रेंटू को घूरा। नहीं तो क्या करूं? बताओ कैसे हिसाब है? माफ़ करो, हम नहीं करेंगे। एक महीने में 6,000 का नुकसान। बाहर जाकर जॉब मिले या ना मिले, 6,000 तो हाफ ईयर में नहीं कमा सकता। जितना नुकसान होता रहे, मेरे 7-8 साल के कष्ट का क्या? तो क्या करूं? एक किडनी दूं? मैंने पता किया था, हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। किडनी ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता, नहीं तो पहले ही दे देता। कहकर वो ठंडी हुंकार भरकर चला गया। मैं फिर मजबूरी में दुकान खोले रहा। उस दिन दोपहर सॉन्ग रेंटू ताश में हारा तो गुस्से में मेज उलट दी। सबको भगा दिया। दुकान बर्बाद हो गई। मैं किचन में बैठा था, सोचा नहीं। जब सब चले गए, सॉन्ग रेंटू अकेला रह गया। एक महीने से कोई कस्टमर नहीं था। वो शायद ऊब गया था। तभी उसने किचन की तरफ आवाज लगाई, वो दिन वो औरत तुम्हारी सास थी? मैं चुप रहा। बच्चा भी देखा, वाइफ नहीं दिखी। इतने दिनों से कभी नहीं आई। मैं फिर चुप। सॉन्ग रेंटू ने झल्ला कर कहा, चुप क्यों हो? तुम्हारी वाइफ मर गई। उस दिन घर गया था तो मॉर्निंग था। सच में जल्दी चली गई। मैं कहूंगा तुम्हारी वजह से क्लेश आई और उसे ले गई। मैंने और नहीं सुना। गुस्से में होश खो बैठा। एक लकड़ी का डंडा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। चोट खाकर वो भागा, मैं पीछे। महीनों का दबा हुआ गुस्सा एक साथ फट पड़ा। वो भागता रहा, मैं दौड़ता रहा। आगे एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ गया। मैं खड़ा रहा, देखता रहा। सॉन्ग रेंटू ने टैक्सी की खिड़की नीचे की और चिल्लाया, शुई,
रुको, मैं अभी जाकर कंप्लेंट करता हूँ। इस बार तुम ट्वाइस इनसाइड हो, देखता हूँ कितना जेल काटते हो। ये सुनकर अचानक होश आया। मैं वहीं घुटने टेक दिए और सोचने लगा, अगर फिर अंदर गया तो शायद 10 साल होंगे। 10 साल बेटे से दूर, बड़ों की सेवा नहीं, चिंगसी को कैसे जवाब दूंगा। बहुत पछताया, पर अब क्या होता। याद आया हॉस्पिटल में लियू भाई ने जो कार्ड दिया था। घर दौड़ा, ड्रॉर से कार्ड निकाला, टैक्सी ली, उस एड्रेस पर पहुंचा। एक कैरो की जगह थी। अंदर गया, मैनेजर को कहा मेरा नाम शुई है। मैनेजर मुझे एक बड़े ऑफिस में ले गया। लियू भाई ने देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ। मैंने सब बता दिया। लियू भाई ने ज्यादा सीरियस नहीं लिया, बस कंधे थपथपाया, मैं देखता हूँ। एक कॉल किया। फोन के दूसरी तरफ सॉन्ग रेंटू का कोई रिश्तेदार था। चंद जुमलों में कॉल खत्म हुई। लियू भाई बोले, सब ठीक हो गया। मैं हैरान, क्या। बस, हाँ, तुम बेफिक्र घर जाओ, पुलिस नहीं आएगी, सॉन्ग रेंटू भी दुकान नहीं आएगा। आपने ये कैसे किया। सॉन्ग रेंटू के बड़े भाई से पहले जान पहचान है। उसे भी तुम्हारी बात पता थी। उसने अपने आप सॉन्ग रेंटू को सुधारा है। मैं अभी भी सपने में था, बस एक कॉल पर जेल से बच गया। लियू भाई फिर बोले, भाई तुम में सच में दम है। बिजनेस भी करते हो, बात भी सीधी करते हो। तुम्हारे जैसे लोग मेरे काम के हैं। फिर से पूछता हूँ, मेरे साथ काम करो। एक बार फिर मैंने मना किया। लियू भाई, माफी। वाइफ चली गई, सास ससुर और चाहे, मैं घर का सहारा हूँ, रिस्क नहीं ले सकता। लियू भाई ने समझा, ठीक है, ये मदद तो बस छोटी थी। तुम्हारी वाइफ के जाने का हिसाब तो हुआ नहीं। आगे कोई मुश्किल हो आ जाना। फिर से शुक्रिया कहकर घर लौटा। अगले दिन पुलिस का कोई नाम नहीं था। दुकान भी खुली, थोड़ा बिजनेस हुआ। लगा शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर कुछ दिन में फिर बिजनेस ठप। आसपास के दुकानदारों से पूछा, पता चला उस दिन का झगड़ा पूरे इलाके में फैल गया था। लोगों ने मेरी पुरानी बात जानी, जेल वाली। अब सब जानते थे। सबको लग रहा था जेल से आए आदमी की दुकान में क्या भरोसा। मुझे कहने का मौका नहीं था। चुपचाप रोज खोलता रहा, पर कोई नहीं आता था। काफी दिन यूं ही गए। आखिरकार सच मान लिया, ये दुकान नहीं चलेगी। घर वालों से बात नहीं की, चुपके से बंद किया। फिर पुरानी रेस्टोरेंट में बॉस की वाइफ के पास गया, कोई जगह है। पर बॉस की वाइफ बोली, तुम्हें रखना चाहती हूँ, पर तुम आओगे तो कस्टमर नहीं आएंगे। उनकी बात सीधी थी, वो अच्छी थी, पहले भी मेरी मदद की थी, पर मेरी ही गलती थी। अपनी रेपुटेशन खुद बर्बाद की। वहां से निकलकर घर आया, सब कुछ घर में बता दिया। ससुर सुनकर चौंक गए। 7 साल बाद भी ऐसे लोग होते हैं। मैंने पासबुक वापस करने की कोशिश की। पापा, दुकान डूब गई, पैसे भी खर्च हुए। थोड़े दिन में कोई काम देखता हूँ, नहीं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाऊंगा। ससुर ने सोचा, पासबुक रख ली, कल फैक्ट्री में बॉस से बात करता हूँ, देखता हूँ कोई जगह मिलती है। ससुर ने कोशिश की, इंटरव्यू का बुलावा आया। इंटरव्यू में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाया, पर ससुर ने भरोसा दिलाया। घर लौटते वक्त बोले, चिंता मत करो, ये तय है। कुछ दिन बाद फैक्ट्री का कॉल आया, पर खबर अच्छी नहीं थी। पापा को दौरा पड़ा, हॉस्पिटल में है। सास और मैं बच्चे को लेकर दौड़े। जब पहुंचा, हॉस्पिटल बेड पर एक तरफ मुंह हुए ससुर मिले। पापा, क्या हुआ। उन्होंने धीरे धीरे बोला, जो काम तेरे लिए था वो पक्का था, पर इंटरव्यू वाले दिन डिप्यूटी फैक्ट्री हेड ने तुझे देखा। तेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, पर उनके भतीजे से है। डिप्यूटी का सरनेम सॉन्ग है, उनका भतीजा वही सॉन्ग रिंटू है। डिप्यूटी ने तुझे रिजेक्ट करवाया, और जिस ली मास्टर ने मेरी हेल्प की थी, उन्हें भी निकाल दिया। ली मास्टर बात करने गए फैक्ट्री में, बहस हुई और दौरा पड़ गया। सॉन्ग रेंटू फिर वही सॉन्ग रेंटू, ये कब पीछा छोड़ेगा। मैं उससे हिसाब मांगने निकलने वाला था, पर अभी वार्ड का दरवाजा छोड़ा भी नहीं था कि ससुर की टूटी फूटी आवाज आई, बेटे। एक बेटे ने मुझे रोक दिया। ससुर का मतलब समझा। बाप बन गया था, फिर झगड़ा नहीं कर सकता था। मैंने सिर झुकाया, वापस बेड के पास गया। पापा, जानता हूँ सॉन्ग रेंटू से उलझना ठीक नहीं, बस उम्मीद है आगे वो भी छोड़ दे। मैं सच में उससे नहीं जीत सकता। उसके भाई बड़े लोग हैं, चाचा डिप्यूटी हैं, ना जाने घर में और कौन कौन है। मैं सोचता था कि पुराने जमाने की बड़े घराने वाली बात बदल गई होगी, नए जमाने में सब बराबर हैं। पर मैं गलत था। वो घराने अब भी हैं, बस अलग रूप में। इन सब के अलावा सास को शुयून को संभालना था, ससुर की देखभाल करी थी, पैसा कमाने की जिम्मेदारी मेरी थी। ऐसे में मुझे काम कहाँ मिलता। सोचते सोचते एक ही जगह का ख्याल आया जो मुझे रखेगी। लियू भाई, पहले 2 बार मना किया था, अब याद करके हंसी आई। कभी कभी चॉइस ना होना भी चॉइस होती है। उस रात मैं घबरा कर भी लियू भाई के पास गया। पैसे चाहिए, घर में बस थोड़े बचे हैं। मुझे जानता हूँ आपके पास बहुत काम है, कोई ऐसा काम दो जो ढंग का हो और मेहनत वाला। मैं आपकी लाज नहीं जाने दूंगा। आखिरकार लियू भाई ने मुझे एक 80 गज का चेस पार्लर संभालने का काम दिया। ये बात मैंने घर में बताई तो सब खिलाफ थे। ससुर तो गुस्से में बोल भी नहीं पा रहे थे। मैं उनके बेड के सामने घुटने टेक कर बैठा। पापा, एक बार भरोसा करो, मुझे ये घर संभालना है। करना मुश्किल है सच में। मैंने भी आंसू पोंछे। हाँ, जिंदगी मुश्किल है। ससुर का स्ट्रोक जल्दी नहीं जाता था। शुयुन भी छोटा था, थोड़ी थोड़ी बीमारी रहती। बड़ों से ज्यादा हॉस्पिटल खर्च होता। 6 महीने में चेस पार्लर अच्छे से चलने लगा, स्टाफ भी अच्छा था। बिजनेस में कोई उलझन नहीं थी, बस एक कमी थी, चेस पार्लर की इनकम पहले वाले मैनेजर से कम थी। मुझे लगा लियू भाई नाराज होंगे, पर जब टेरिटरी बांटी गई तो लियू भाई ने मुझे 2 और चेस पार्लर्स और एक बार दिया। मुझे समझ नहीं आया क्यों। फिर लियू भाई ने एक लंबी बात बताई, तब समझा हमारी सोच में कितना फर्क था। 2004 तक मैं लियू भाई के अंडर 3 साल काम कर चुका था। अब उनके सारे लीगल बिजनेस में संभालता था।
उन्हें इतना भरोसा था कि उन्होंने वो बिजनेस मेरे नाम कर दिए। मेरी सेविंग्स लाखों तक पहुंच गई। पर घर में मैं वही था, बड़ों का दामाद, बच्चे का बाप। ससुर पिछले साल हॉस्पिटल से घर आ गए थे। सास के साथ मिलकर शुई उनको पालते थे। मैंने घर बदला, 200 गज का फ्लैट मिला। फर्नीचर सब नया, खास तौर पर टीवी 72 इंच का, क्योंकि ससुर को टीवी देखना पसंद था। घर में एक हेल्पर भी रखी। जब घर आता कभी कभी दोनों के लिए खाना बनाता। बस चाहता था बड़ों का बुढ़ापा सुकून से बीते। शुयुन 3 साल का हो गया था, उसके लिए नर्सरी देख रहा था। जिंदगी यहां तक पहुंच गई थी, पता नहीं चिंगसी को क्या जवाब दूंगा। सितंबर 2004 में शहर में अचानक एक एंटी क्राइम कैंपेन शुरू हुई। मेरे बिजनेस क्लीन थे, इसलिए टारगेट नहीं बना, पर लियू भाई की ग्रे चीजें पकड़ी गईं। मार्च 2005 में लियू भाई को 18 साल की सजा हुई। मैं बहुत रिलेशंस काम में लिए। जेल में उनके लिए एक कैंपेन का शोर थमा तो मैंने नए सिरे से बिजनेस बढ़ाया। इस बार सिर्फ क्लीन नहीं, ग्रे बिजनेस में भी हाथ डाला। लियू भाई के पहले वाले बंद बिजनेस को वापस खड़ा करना था। इसके लिए कुछ जबरदस्ती भी हुई, जो लियू फेग ने निपटाई। घर को नहीं पता था। कुछ सालों में मैंने देखा मेरा काम करने का तरीका बदल गया। रिस्क ज्यादा लेने लगा था। लियू भाई, यहाँ सब ठीक है, जब बाहर आएंगे ये सब कुछ आपका ही है। उस वक्त मैं सच में ऐसा सोचता था। पर लियू भाई के बाहर आने का वेट नहीं हुआ। जुलाई 2005 में खबर आई, जेल में उन्हें किसी ने मार दिया। एक ही वार्ड के 11 लोगों ने कबूल नहीं किया। जेल में पता नहीं लगा। आखिर सबको वार्निंग देकर मामला बंद कर दिया। जब मुझे ये खबर मिली, मैं नम कर गया। एक इन्फॉर्मेंट ने बताया, लियू भाई को एक बार वार्ड बदला गया था, जैसे किसी ने चाल चली हो। मुझे लगा कुछ चक्कर है। उसे पैसे दिए, पता करने कहा। इन्फॉर्मेंट ने भी डर दिखाया, पता लगाना मुश्किल है। लगा भी तो क्या तुम उन पर हाथ डाल पाओगे? पहले पता तो करो। इन्फॉर्मेंट पैसे लेकर दौड़ा। लियू भाई के बहुत दुश्मन थे, पता नहीं किसने मरवाया। पर उनका जो मेरे साथ था उसका हिसाब देना था। लियू भाई का कोई अपना नहीं था। बहुत खोजबीन के बाद पता चला उनका एक छोटा भाई है, लियू फोंग, जो कुछ साल पहले जेल गया था, जल्द ही बाहर आने वाला था। लियू भाई के एहसान का बदला देने के लिए मैंने फैसला किया उनके भाई की देखभाल करूंगा। लियू फेंग की रिहाई के दिन मैं लोगों को लेकर लेने गया। सब बताया जो हुआ था। लियू फेंग को जेल में भाई की मौत की खबर मिल चुकी थी, पर यह नहीं पता था कि मेरे जैसा कोई होगा। मैंने कहा बिजनेस सब उसे दे सकता हूं, पर लियू फेंग को बिजनेस नहीं आता था। उसने मना किया, पैसे ज़्यादा नहीं लगते उसे। तो मैंने उसके लिए एक फ्लैट खरीद दिया। लियू फेंग ने मेरी कार देखी, बोला ड्राइवर बनना है। मैं मान नहीं रहा था। लियू भाई के भाई को कैसे काम पर रखूं? पर लियू फेंग बोला, खाली बैठूंगा तो बोझ लगूंगा, कुछ काम चाहिए। उसकी बात सही थी। लियू फेंग मेरा ड्राइवर बन गया। उसके बाद मैंने लीगल बिजनेस चलाते रहे। शायद लियू भाई की मौत ने मुझ पर असर डाला था। अब हर इंसान सस्पिशियस लगता था, पर मैं खुद से पूछता, क्या मैं गलत हूं? दिल से लगता था गलत नहीं। जैसे लियू भाई ने कहा था, पैसा कमाना शर्म की बात नहीं। मैं अब सिर्फ अपने घर का नहीं, सैकड़ों लोगों के घर का जरिया था। 2007 तक मैंने शहर के 2 इलाकों का बिजनेस संभाल लिया। तब लगा ऊपर से फिर कोई बड़ी एक्शन आने वाली है। ऐसे चलता रहा तो शायद लियू भाई जैसा हाल होगा। और सबसे जरूरी बात, शुयुन 7 साल का हो गया था, समझदार हो रहा था। डर था कि कल वो जाने कि पापा कैसे हैं। उसे मेरे जैसा नहीं बनाना था, इसलिए मैंने खुद को क्लीन करने का फैसला किया। उस वक्त रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही थी और एंट्री भी आसान थी। मैं सब बिजनेस बेचने लगा, कैश जमा किया नई शुरुआत के लिए। 2007 के अंत तक बड़ी रकम इकट्ठी हो गई थी। पर मेरी पढ़ाई कम थी। नए फील्ड में पांव रखते वक्त डर भी था। एक दिन टेंडर के लिए गया, कॉन्ट्रैक्ट मिला। लॉयर के पास गया, पता चला कॉन्ट्रैक्ट में 10-15 जगह खामियां थी। वो लोग मुझे अनपढ़ समझकर लूट रहे थे। सॉन्ग रेंटू याद आया। उस जैसा बनना चाहा था मैं, रूल्स जानने वाला। ये जिंदगी में शायद नहीं हो सकता था। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कानून जाने और मेरा अपना हो। तब एक मैनेजर ने बताया, मेरे नीचे एक बार में एक लड़का है, शूबिन। बार में उससे मिला। देखने में छोटा था, पढ़ा लिखा लगता था। उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिया। आधे घंटे में उसने जो पॉइंट्स निकाले, एग्जैक्टली वही जो प्रोफेशनल लॉयर ने बताए थे। बस इतना काफ़ी था। मैंने उसे हायर किया, अपना सेक्रेटरी बनाया, कॉन्ट्रैक्ट्स देखने के लिए। प्रिपरेशन के बाद मैं ऑफिशियली रियल एस्टेट में उतरा। पहले लगा ये फील्ड क्लीन होगी, और धीरे धीरे पता चला इतनी क्लीन नहीं थी। इस फील्ड में पुराने सर्कल के कई चेहरे मिले। वो बहुत काम के तरीके इस्तेमाल करते थे। उनकी थाली में से हिस्सा लेना बहुत मुश्किल था। पर जब सब बिजनेस बेच चुका था तो पैसे डुबो नहीं सकता था। नीचे का काम लियू फोंग को दिया। कहा, जब तक ऊपर से पकड़ ना आए तुम फ्री हो। लियू फेंग ने काम बखूबी किया। उनकी और शू बिन की मदद से कई प्लॉट्स मिले। बिजनेस बढ़ता गया। 2009 तक खूब कमाई हुई। पहला काम था खुद की कंपनी बिल्डिंग बनाना। कंपनी का नाम रखा शू यून ग्रुप। 2010 में बिल्डिंग बन गई। मैं चेयरमैन ऑफिस में बैठा तो पहले अच्छा लगा, पर एक के बाद एक बुरी खबरें आई। उस दौरान कोई अच्छी खबर नहीं आई। शूयुन ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स जब ऑफिशियली शुरू हुए, गवर्नमेंट ने रोकना शुरू किया, फाइन्स भी लगाए। हमने फिर नए परमिट्स के लिए अप्लाई किया, पर प्रोसेस एकदम स्ट्रिक्ट हो गई। कई बार जाने के बाद भी परमिट्स नहीं मिले। पहले अजीब लगा, हर प्रोजेक्ट में पैसे रखे थे रिलेशंस के लिए, फिर भी इतना झंझट क्यों? लियू फेंग को बुलाया, पता करने कहा। बाद में लियू फेंग उन ऑफिशियल्स को डिनर पर ले गए।
पता चला उनके डिपार्टमेंट में एक नया बॉस आया है जो इस सेक्टर को स्पेसिफिकली देखता है, और वो बॉस शू यून ग्रुप को पर्सनली टारगेट कर रहा है जैसे। इसकी खबर लेने कहा। नतीजा आया तो हैरत हुई। उस बॉस का नाम सॉन्ग डानमिंग था। फिर से वही सॉन्ग रेंटू का रिश्तेदार। ये सॉन्ग रेंटू के इतने रिश्तेदार कहाँ से आते हैं? मैं गुस्से में ल्यू फेंग पर चिल्लाया, जाओ सॉन्ग रेंटू के सारे रिश्तेदारों की लिस्ट निकालो, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, सब। लियू फेंग चुप रहे। एक फोटो और एक कागज दिया। फोटो में एक क्रीम रंग की अक्षर खुदी हुई एक कब्र थी। उस पर जो नाम था वो उसी इन्फॉर्मेंट का था जिसे मैंने लियू भाई की मौत का पता लगाने भेजा था। मैंने जल्दी से कागज खोला। शू बड़े भाई, 2 साल पहले आपने मेरे पति को एक जांच के लिए भेजा था। उन्होंने सच पता किया, पर उन्हें डर था कि बताने से दूसरे लोग ढूंढ लेंगे, इसलिए 2 साल वेट करके बताने का प्लान था। पर उन्हें पता चल गया। उन्होंने एक ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट में मेरे पति को मरवाया। उस आदमी को सिर्फ 2 साल की सजा हुई। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब वो बाहर आए तो उसे, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। लियू फेंग ने सारे सवाल खुद जवाब दिए। ये उसी इन्फॉर्मेंट की वाइफ ने लिखा जिसे आपने भेजा था लियू भाई की मौत का पता लगाने। उसने लगाया, पर डर था इसलिए देर की। तो लियू भाई को सॉन्ग रेंटू ने मरवाया? हाँ, सॉन्ग रेंटू ने आपको पहले बहुत ट्रबल दिया था। लियू भाई ने उसकी हेल्प की थी। सॉन्ग रेंटू ने बदला लेने के लिए लियू भाई को जेल जाने पर रिपोर्ट किया। जब लियू भाई जेल में थे, सॉन्ग रेंटू ने एक पर्टिकुलर वार्ड में किसी को खरीदा, लियू भाई को वहां ट्रांसफर कराया, वहां उनकी हत्या हुई। ये सुनकर दिमाग घूम गया। आंखें मूंद ली। बहुत देर सोचता रहा। सॉन्ग रेंटू जैसे लोग एक बार नफरत करें तो पूरी जिंदगी नहीं छोड़ते। 17 साल से मैं पीछे था। 17 साल, क्या अभी भी कम नहीं हुआ? एक गहरी सांस ली। चेयर की पीठ से टिक गया। लियू फेंग जेल में लियू भाई को मारने वाला कौन था? पता है? हाँ, जिसने ड्रंक ड्राइविंग से इन्फॉर्मेंट को मारा, वो किस जेल में है? कब बाहर आएगा? पता है। सॉन्ग रेंटू? पता है। ठीक है, तुम समझदार हो। उस दिन मैंने एक नया सूट पहना, बाल बनाए, खुद को सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह तैयार किया। एक 5 सेंटीमीटर मोटी फाइल उठाई और सॉन्ग डानमिंग के ऑफिस के बाहर पहुंचा। दरवाजा धकेला, अंदर गया, बंद किया। सॉन्ग डानमिंग ने देखकर पूछा, तुम कौन हो? मैं मुस्कुराया। भूल गए? थोड़े दिन पहले आपने हमारे ग्रुप के प्रोजेक्ट्स रुकवाए थे। सॉन्ग डानमिंग का चेहरा काम था। उसने थर्मस कप खोला, एक घूंट पिया, फिर बोला, तुम शुई हो? मैंने हाँ की। धीरे से उसके सामने बैठा, चुपचाप वो फाइल उसके सामने रखी। उसने फाइल का नाम देखा, थोड़ा हंसा। मुझे यहाँ कोई टेंडर नहीं निकालना कह रहे हैं, पर पहले पलट कर देखिए। उसने पहला पेज खोला। चेहरे का रंग उड़ गया। पहले पेज पर उसके पूरे घर की जानकारी थी। नेम, उम्र, बर्थडे, काम, स्कूल। उसने मेरी तरफ देखा। अब वो पहले जितना काम नहीं था। रुकिए रुकिए, एक और पेज देखिए। उसने दूसरा पेज खोला। इस पेज पर छोटे छोटे लेटर्स में सॉन्ग रेंटो को सेंटर मानकर 3 जनरेशन के रिश्तेदारों की जानकारी थी। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, प्रोफेसर, विदेश में सेटल्ड लोग। सच में इतना बड़ा परिवार था कि मुझ जैसे से कोई कंपैरिजन नहीं। तीसरा पेज भी अच्छा था। तभी कॉरिडोर में कदम की आवाज सुनाई दी। वो घबरा गया। फाइल जल्दी बंद की। मैं उठकर उसका हाथ पकड़ा, फाइल वापस तीसरे पेज तक खोली। इस पेज पर सॉन्ग रेंटो के काले कामों की लिस्ट थी। छोटी तो छोटी, बड़ी भी कई। किसी लड़की के साथ जबरदस्ती, किसी पर झूठा केस, कई लोगों को सजा दिलवाई, कोई भी चीज निकालो, बड़ा स्कैंडल था। सॉन्ग दान में घबरा गया। मैंने मौका देखकर बात की। सॉन्ग परिवार बड़ा है, हर जनरेशन में अच्छे लोग हैं, पर एक सॉन्ग रेंटू है जो सबकी मेहनत को गंदा कर देता है। एक बुरी मछली पूरे तालाब को खराब करती है। सॉन्ग दानमिंग ने गहरी सांस ली। काम दिखाने की कोशिश कर रहा था। तुम चाहते क्या हो? एक पेज और देखिए। उसने आगे पेजेस पलटे, सब सफेद। हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ से इशारा किया और उसने पेजेस पलटे। कुछ 10 पेजेस बाद फाइल के बीच में खुला हुआ हिस्सा था। वहां 4 100 ग्राम के सोने के बार रखे थे। सॉन्ग दानमिंग का चेहरा फिर बदला। वो कंफ्यूज था। तुम क्या चाहते हो? मैंने अपना फ़ोन निकाला, लियो फ़ोन को कॉल किया, फिर फ़ोन सॉन्ग दानमिंग को दिया। उसने फ़ोन कान पर लगाया। दूसरी तरफ से लियो फ़ोन की आवाज़ आई, फिर सॉन्ग रेंटो की, बचाओ बचाओ, कई दिन से बंद है, बचाओ। सॉन्ग दानमिंग का चेहरा एकदम हरा पड़ गया। क्या हुआ? तुम कहाँ हो? मैंने सॉन्ग दानमिंग को हाथ से रोका। सॉन्ग दानमिंग को समझ आया। आवाज़ बड़ी हो गई थी। श्री, तुम क्या चाहते हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस गोल्ड बार्स वाली फाइल थोड़ी और सामने कर दी। नेता, मैं सॉन्ग रेंटू को 93 में जानता था। उस वक्त उसने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की थी। जवान था, जोश में उसकी किडनी तोड़ दी। उसके बाद 4 साल जेल गया। हिसाब बराबर था। पर जेल से तीसरे साल निकलने के बाद मैंने दुकान खोली। वो अपने लोगों को लाकर बैठ गया। बिजनेस बर्बाद किया, नाम खराब किया। फिर काम ढूंढने निकला तो ससुर ने फैक्ट्री में कोशिश की। सॉन्ग रेंटो ने आपके बड़े भाई से, यानी डिप्टी से, मुझे रिजेक्ट करवाया और ससुर को निकाल दिया। इससे ससुर को स्ट्रोक आ गया। मेरे ऊपर नीचे बड़े थे, बच्चा था, पैसे नहीं, काम नहीं। उसी की वजह से मुझे ये रास्ता लेना पड़ा। एंटी क्राइम कैंपेन में उसने मेरे लिए बड़े भाई को रिपोर्ट करवाया, जेल में उन्हें मरवा भी दिया, और अब वो आपसे मुझे तंग करवा रहा था। मुझे पता है नेता, आप दोनों के बीच कोई बैर नहीं। सॉन्ग रेंटू ने फैमिली रिलेशन के नाम पर आपको बार बार रिक्वेस्ट की होगी।
आपने रिश्ते का ख्याल करके मेरे लिए मुश्किल की होगी, इसलिए मैंने उसे बंद किया, कुछ दिन रहने दिया, फिर ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। पर नेता, आप खुद सोचिए, सॉन्ग रेंटू ने 17 साल से एक इंसान के पीछे लगे हैं। 17 साल, क्या ये डरावना नहीं? आपकी जगह होता तो क्या आप सह लेते? मैं नहीं सह सकता। आज आपके पास आया हूँ, एक डील की बात करनी है। मुझे पता है सॉन्ग परिवार पैसों की कमी नहीं, पर ये सॉन्ग रेंटो, सच कहूँ तो ये पूरे सॉन्ग परिवार के लिए एक दाग है। सॉन्ग परिवार में इतने अच्छे लोग हैं, और ये एक आदमी इतना सड़ा हुआ है, अगर आप उसे बचाते रहे तो एक दिन वो पूरे परिवार को डुबो देगा। आपने देखा उसके काम। अगर ये सब बाहर आए, सॉन्ग परिवार का क्या होगा? अभी आपके सामने एक चॉइस है, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर या एक घर की नाक कटाने वाला रिश्तेदार। आप किसे चुनेंगे? सॉन्ग दानमिंग देर तक चुप रहा। अगर आपने रिश्तेदार को चुना, मैं अभी सॉन्ग रेंटो को छोड़ देता हूँ, पर सॉन्ग परिवार के बाकी लोगों की सेफ्टी और उनके राज मेरे पास रहेंगे। पर अगर आप मुझे पार्टनर चुनते हैं तो आगे जो कहेंगे मानूंगा। सॉन्ग रेंटो का क्या हो वो आप पे छोड़ता हूँ। सॉन्ग दानमिंग के माथे पे पसीना था, जिससे बहुत सोच रहे हूँ। सॉन्ग रेंटो मेरे बड़े भाई का बेटा है, बेफिक्र रहिए। ये बात बस आपको और मुझे पता है। आपका बड़ा भाई पता लगाए तो सॉन्ग रेंटो बस लापता हुआ। मेरा वो बंदा माहिर है, चिंता मत करिए। उसने नीचे झुककर गोल्ड बाज देखे, चुपचाप फाइल बंद की, एक गहरी सांस ली। शू यून ग्रुप में कुछ बदलाव करने होंगे, डिटेल्स बाद में बताऊंगा। उम्मीद है लंबी पार्टनरशिप बने। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ की। फोन को लाउडस्पीकर पर किया, लियू फिंग से कहा,